यह वीडियो कक्षा 11 के लिए बनाया जा रहा है। कक्षा 11 के भूगोल विषय में पुस्तिका है भारत भौतिक पर्यावरण, उसका लेसन नंबर 2 जिसका शीर्षक है संरचना तथा भूआकृति विज्ञान। इससे संबंधित ये वीडियो नवीनतम पाठ्यक्रम जो निर्धारित किया गया है क्लास 11 के लिए, उसके लिए बनाया जा रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं, जानते हैं हम। तो जैसा कि आप लोगों को विदित है कि भारत में या भारत के किसी भी राज्य में हम कभी पर्यटन के लिए जाएं तो पाएंगे कि अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग प्रदेशों में मिट्टी और चट्टानों में हमें विविधता देखने को मिलती है। आपने इन चट्टानों के अलग अलग प्रकार को अवश्य ही दृष्टिगोचर किया होगा। अब चट्टानें व मिट्टी, इन दोनों की हम बात करें तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे से संबंधित है। मिट्टी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा जान लेते हैं हम। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह की उथली परतों को ही मृदा या मिट्टी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे सोइल कहते हैं, जिसका निर्माण मिट्टी से ठीक नीचे चट्टानों के विघटन और उन पर कार्बनिक पदार्थों के फलस्वरूप होता है। पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों व मिट्टियों में भिन्नता धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। इसी चट्टान और मिट्टियों की संरचना से ही किसी प्रदेश की भू आकृति के संरचना का निर्माण होता है। हमारी ये जो पृथ्वी है, इसका इतिहास बहुत पुराना है और ये माना जाता है, एक अनुमान है, वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व की मानी गई है। तो इतने लंबे समय अंतराल पर हमारे इस पृथ्वी के धरातल की संरचना में भी परिवर्तन होते रहे हैं। पृथ्वी की आयु का लगभग 460 करोड़ वर्ष, इतने लंबे समय के अंतराल के बाद में इसे पृथ्वी तल पर कई बलों ने कार्य किया, जिनमें दो बल हम भूगोल में पढ़ते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। मोटे रूप से अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के रूप में हम पढ़ते आए हैं। इन दोनों का हम डिफरेंस देख लेते हैं, इनका अर्थ अंतर समझ लेते हैं। अंतर्जात बल वह बल है जो पृथ्वी के स्थलीय भाग के नीचे कार्यरत होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम भूकंप और ज्वालामुखी को इसमें शामिल कर लेते हैं। और दूसरे बल हैं बहिर्जात बल। बहिर्जात बल के उदाहरण हम लें तो बहती हुई नदी के जल द्वारा जो अपर्दन और निक्षेपणात्मक कार्य किए जाते हैं वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। साथ ही हिमानी, पवन, लहरें आदि को भी हम बहिर्जात बल में शामिल करते हैं। तो इन अंतर्जात और बहिर्जात बलों के द्वारा पृथ्वी के धरातल पर अनेक परिवर्तन होते रहे हैं। इस लंबे समय अंतराल 460 करोड़ वर्ष लंबे समय अंतराल पर धरातलीय और धरातल के नीचे, जिसको हम भौगोलिक शब्दावली में बोलते हैं अधः स्थलीय, तो धरातलीय और अधः स्थलीय आकृतियों का निर्माण इन्हीं दोनों बलों के रूप, जो दोनों बल हैं अंतर्जात और बहिर्जात बल, इनके द्वारा ही माना जाता है। विद्यार्थियों, हमारे इस अध्ययन में हम कई बार पढ़ेंगे प्लेट जिनके द्वारा इस स्थल मंडल का निर्माण हुआ है। तो करोड़ों वर्षों पहले ही हमारे इस भूगोल विषय में हम जानते हैं कि करोड़ों वर्षों पहले पृथ्वी के स्थल मंडल पर, जैसे हम पढ़ते हैं पेंजिया और पैंथालसा, उसी रूप में यहाँ इस स्थल मंडल पर अनेक प्लेट थी और उन प्लेटों में से अलग अलग विद्वानों ने कई प्लेटों के अलग अलग नाम दिए हैं। लेकिन हम देख लेंगे मॉर्गन विद्वान को। मॉर्गन विद्वान के अनुसार इसे संपूर्ण स्थल मंडल पर 6 बड़ी और 20 छोटी प्लेटें थी। प्रसंगवश हम बात कर लेते हैं। मॉर्गन महोदय के अनुसार जो 6 बड़ी प्लेटें थी उनमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दूसरी यूरेशियन प्लेट, तीसरी अमेरिकी प्लेट, चौथी अफ्रीकी प्लेट,
पांचवी प्रशांत प्लेट और छठी उसने बताई अंटार्कटिक प्लेट। ये 6 बड़ी प्लेटें बताई और साथ में 20 छोटी प्लेटें बताई। उनमें हम जानेंगे हमारे देश से संबंधित इंडियन प्लेट के बारे में। यह इंडियन प्लेट करोड़ों वर्ष पहले भूमध्य रेखा के दक्षिण में थी। जैसा कि आपको जानकारी होगी, भूमध्य रेखा भारतीय उपमहाद्वीप से दक्षिण में है। भारत पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये जो इंडियन प्लेट थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ये एक ही प्लेट थी और समय के अनुसार, समय जैसे जैसे व्यतीत हुआ, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडियन प्लेट अलग अलग प्लेटें बन गई। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट विभाजित हो गई, जो कि पहले इंडियन प्लेट का हिस्सा हुआ करती थी। इंडियन प्लेट बहुत बड़ी थी, ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी। वो विभाजित होकर, ऑस्ट्रेलियन प्लेट विभाजित होकर दक्षिण पूर्व की ओर गमन कर गई, जबकि इंडियन प्लेट उत्तर की ओर अग्रसर है। आज भी ये प्लेट मूवमेंट कर रही है, गति कर रही है उत्तर दिशा की ओर। इसका खिसकना अभी भी जारी है। तो इन प्लेटों की गति के अनुसार, इन प्लेटों की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार, बदलाव के अनुसार पृथ्वी तल पर पृथ्वी तल पर अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और इसी का एक परिणाम ये है कि स्थल मंडल पर भौतिक पर्यावरण पर भी इन प्लेटों का प्रभाव पड़ा है। भौतिक पर्यावरण के ऊपर इन प्लेटों का प्रभाव पड़ने के पीछे कई कारण हैं। हमें पाठ्य पुस्तक में निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार ही चर्चा। हम बात कर रहे हैं भारतीय उपमहाद्वीप की संरचना और भूआकृति विज्ञान की। भारतीय उपमहाद्वीप की, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप में जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि इसके समीपवर्ती देश भी शामिल है। इस भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना जो हमें नजर आती है, दृष्टिगोचर होती है, वह इसके क्रियाशील भूआकृतिक प्रक्रम। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भूआकृतिक प्रक्रम मुख्यतः जिससे बने हैं वो है अंतर्जात और बहिर्जात बल और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के विभाजन के बाद उसके क्षैतिज संचरण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप ही भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना का निर्माण हुआ है। भूवैज्ञानिक संरचना और शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को हम 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित करके पढ़ते हैं। अब ये 3 जो भूवैज्ञानिक खंड हैं, ये हैं मुख्यतः, ये है प्रायद्वीप खंड, दूसरा हिमालय और प्रायद्वीप खंड का जो अतिरिक्त भाग है, अतिरिक्त बचा हुआ उसका पार्ट है पर्वतमालाओं के रूप में वो, और तीसरे को हम पढ़ते हैं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के रूप में, यानी प्रायद्वीपीय खंड, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय खंड। दूसरे में हम पर्वतमालाएं पढ़ेंगे, हिमालय और उसके साथ में प्रायद्वीपीय भारत की बची हुई पर्वतमालाओं को, और तीसरे में उत्तर का सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान। इन अलग अलग भूवैज्ञानिक खंडों में जो इनको विभाजित किया गया है उसका मुख्य आधार है भारत के ये भौतिक लक्षणों के आधार पर। चलिए हम इस पार्ट में पढ़ लेते हैं प्रायद्वीपीय खंड। भारत का प्रायद्वीप खंड यानी दक्षिण भारत का हिस्सा, इसकी उत्तरी सीमा कटी फटी है, यानी श्रृंखलाबद्ध तरीके से नहीं है। और ये जो सीमा है इसकी प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा, वो पश्चिम की ओर गुजरात के कच्छ से शुरू होती है, तत्पश्चात राजस्थान में एंटर करके, राजस्थान में प्रवेश करके अरावली पहाड़ी के पश्चिम से, जो हमारा पश्चिम राजस्थान है उसके और पूर्वी राजस्थान के बीच में अरावली पर्वतमाला, जो कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर लगभग मध्य से खिंची हुई है, उसके सहारे यह दिल्ली तक चली जाती है।
और वहाँ से आगे यमुना नदी, जो कि आगे गंगा में विलीन हो जाती है, गंगा में मिल जाती है, और उसके आगे गंगा नदी। तो यमुना और गंगा नदी के दक्षिण की ओर उसके समानांतर चलते चलते आगे पूर्व दिशा की ओर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वहाँ, तत्पश्चात उसके आगे जो गंगा नदी का डेल्टा है वहाँ तक इसकी उत्तरी सीमा है, जो कि कटीपटी है। और साथ में इसका जो अतिरिक्त यानी शेष भाग भी है, इसी प्रायद्वीप खंड का शेष भाग है, वो है कार्बी एंगलोंग उत्तर पूर्वी भारतीय भाग में उत्तर पूर्व की ओर, और मेघालय का पठार, वहाँ तक भी इसका विस्तार है। इस कार्बी एंगलोंग, मेघालय का पठार और इस प्रायद्वीपीय खंड के बीच में मालदा भ्रंश है, मालदा फाल्ट, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ये दोनों इसको मालदा भ्रंश, छोटा नागपुर पठार और कार्बी एंगलोंग और मेघालय के पठार को पृथक पृथक करता है। पश्चिम में भाग की ओर हम फिर से लौट के आते हैं, राजस्थान की ओर। ये राजस्थान का जो बचा हुआ भाग है पश्चिम की ओर, जिसको हम थार का मरुस्थल बोलते हैं, ये भी इसी प्रायद्वीप खंड का विस्तार माना गया है, जो कि वर्तमान में मरुस्थल या मरुस्थल जैसी ही लगने वाले स्थलाकृतियों के द्वारा घिरा हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा पश्चिमी राजस्थान है वो भी इसी का पार्ट माना जाता है, प्रायद्वीप खंड का। इस तरह से ये हमारा पहला जो प्रायद्वीप खंड है, इसकी संरचना में हम देख पाएंगे कि ये। आगे हम जान लेते हैं प्रायद्वीप खंड का निर्माण कब हुआ था और इसमें कौन सी चट्टानें मुख्य रूप से विद्यमान है। तो विद्यार्थियों, प्रायद्वीप खंड नाइस या नीस, नाइस को नीस भी कहते हैं, नाइस चट्टान और ग्रेनाइट चट्टान से मुख्यतः बना है। नाइस और ग्रेनाइट दोनों ही चट्टानें आग्नेय चट्टानें हैं, और इसके बनने का समय लगभग अनुमान है कि ऐसा माना जाता है कि प्रायद्वीपीय खंड कैम्ब्रियन कल्प में बना था। कैम्ब्रियन कल्प 50.5 करोड़ से लेकर 57 करोड़ वर्ष पहले के काल को कैम्ब्रियन कल्प के नाम से जाना जाता है। और यदि इसको महाकल्प के रूप में देखें तो ये पुराजीवी महाकल्प का हिस्सा है। कैम्ब्रियन कल्प पुराजीवी महाकल्प का प्रथम हिस्सा। पुराजीवी महाकल्प का समय भी हम जान लेते हैं, 24.5 करोड़ से लेकर 57 करोड़ वर्ष पहले का समय पुराजीवी कल्प माना जाता है। और उसी का पहला हिस्सा, पहला पार्ट कैम्ब्रियन कल्प। कैम्ब्रियन कल्प के लिए कहा जाता है कि उस समय इस तल पर कोई भी जीव विद्यमान नहीं था और जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव थे। तो उस समय इसका निर्माण हुआ था। यह प्रायद्वीपीय खंड कठोर खंड के रूप में खड़ा हुआ है। हाँ, इसमें थोड़ा अपवाद हम जान लेते हैं कि जो इसका पश्चिम तट समुद्र में डूबा हुआ है और इसका कुछ हिस्सा विवर्तनिक क्रिया जैसे भूकंप आदि के वजह से परिवर्तित भी हो गया है। लेकिन जो दक्षिण में जलीय भाग है, दक्षिण की ओर हिंद महासागर और हिंद महासागर की दोनों शाखाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इनके बीच में ये भाग उभरा हुआ है, पठारी भाग है। ये ऐसे लगता है जैसे कठोर खंड के रूप में उभरा हुआ हो। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण ये जो भाग है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा हुआ करता था, उसी के कारण ये खंड या ब्लॉक के रूप में भ्रंश और ऊर्ध्वाधर हलचलों से प्रभावित रहा है। जब कोई प्लेट टूटकर गमन करती है, अलग अलग होती है, तो वह फाल्ट, जिसको हम हिंदी में भ्रंश बोलते हैं, या फिर ब्लॉक बन जाते हैं। तो उसका उदाहरण हम देख लेते हैं। दक्षिण भारत में रिफ्ट घाटियाँ, इस प्रायद्वीपीय खंड में रिफ्ट घाटियाँ बनी हुई हैं, रिफ्ट वैली बोलते हैं अंग्रेजी में जिनको। उनके उदाहरण हैं नर्मदा, ताप्ती और महानदी नदियों की रिफ्ट घाटियाँ।
इनकी रिफ्ट घाटियों से हमें ये जानकारी होती है कि पहले यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी और उसके अलग होने से ये रिफ्ट घाटियाँ बनी हैं। और ब्लॉक पर्वत का उदाहरण हम जाने तो उसमें पाएंगे सतपुड़ा पर्वत को। सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और यहाँ अवशिष्ट पहाड़ियों के उदाहरण हम जान लेते हैं। दक्षिण भारत की जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं इस खंड की, उनमें हम प्रमुखता से रखते हैं अरावली, नल्लामलाई, जावादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ, जो ये इलायची पहाड़ियाँ, ये सब दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं जो कि अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। अवशिष्ट पर्वत तो इनको इसलिए कहते हैं कि बहुत प्राचीन काल में ही इनका निर्माण हो गया था इन पर्वतों का, और अब धीरे धीरे अपरदन आदि क्रियाओं के कारण घिस रही है। जैसे इसके विपरीत हम उदाहरण देखें, हिमालय पर्वत, वो अवशिष्ट पर्वत नहीं है, वो नवीन पर्वत है, उसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है और इन पर्वतों की ऊंचाई निरंतर रूप से कम होती जा रही है। नदी घाटियाँ, इससे प्रायद्वीपीय खंड में जो नदी घाटियाँ हैं वो उत्तरी भाग जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे उनसे भिन्न है। यहाँ जो नदी घाटियाँ हैं वो उथली हुई है, यानी इनमें उथलापन है और प्रवणता भी कम है। प्रवणता से तात्पर्य आप इसको ऐसे समझते हैं कि इनका ढाल वगैरह कम है, इनमें ज़्यादा वेग से नहीं बहती ये नदियाँ। इस क्षेत्र में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में मुख्य रूप से महानदी है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये नदियाँ हैं। इनमें जैसे ये मुख्य नदियाँ गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ये नदियाँ हैं। ये बहकर अंत में जहाँ ये बंगाल की खाड़ी में समाहित होती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं, उससे पहले अंतिम छोर पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा ग्रीक शब्द है, उससे बना है डेल्टा, जहाँ हम इसको अलग कभी दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। और पश्चिम की ओर में जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं, अधिकांश नदियाँ, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली लगभग सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, जिनमें नर्मदा और ताप्ती को हम मुख्य रूप से देख सकते हैं। अगले पार्ट में हमें हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय